गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फोर्स एंड मोशन की जो सेकंड यूनिट है हमारी वो शुरू करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर ली होगी, अगर नहीं की है तो उसको कर लीजिएगा। आज हम अपनी सेकंड यूनिट शुरू करेंगे फोर्स एंड मोशन की। ठीक है, देखिए इस यूनिट के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी वीडियोस भेजी जाए वो मिल सके। और भी शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उनको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? which have only magnitude and no direction। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उन क्वांटिटीज को हम कौन सी क्वांटिटीज बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यूज की अगर बात करें अगर हम, तो वो वैल्यूज ना हो जिसके अंदर सिर्फ वैल्यूज हो, डायरेक्शन शो नहीं कर रहा हो। जैसे मास की बात करें, अब मास के अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या कहेंगे, जैसे ये कितना है, 5 किलो है। जैसे सब्जी की कहें तो 5 किलो है। ठीक है, तो उसके अंदर डायरेक्शन हम नहीं बता रहे, सिर्फ उसकी वैल्यूज, उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो वो जो क्वांटिटीज होंगी कौन सी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज। सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होगी, जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, which have both the magnitude and direction। उनको हम कौन सी क्वांटिटीज बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, कौन सी क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान रखना, डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और स्पीड भी होगी, वो भी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर जैसे वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा पेपर के अंदर, कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी है आपने, एग्जांपल भी पूछ सकता है, प्लस वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है या उसके एग्जांपल। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर यहाँ से। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, एक होता है जैसे वेक्टर, आपने पढ़ रखा होगा। जैसे वेक्टर की बात करें हम, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम कहें कि ए है, वेक्टर है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि एक लाइन लगाएंगे और एरो लगाएंगे इस तरह से, कि ए वेक्टर है तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से, कि उसके ऊपर एक लाइन और एरो। ठीक है, जैसे हम क्या कहें कि ए बी, जैसे ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी लेंथ होगी, और जो एरो शो करेगा वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, जैसे क्या कहा, ए बी कि ए बी एक वेक्टर है, तो हमने क्या कहा कि ये इसकी लेंथ को शो करेगा, और ये जो एरो हमने लगाया ये इसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके डायरेक्शन को। ठीक है, ये 2 चीजें आती है इसके अंदर। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ये होता है हमारा टेल, और ये होता है हेड। किसी भी वेक्टर के अंदर, कोई भी वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। उसके अंदर 2 चीजें आती है, एक टेल होता है, दूसरा क्या होता है, हेड। ठीक है,
अब क्या हुआ कि अलग अलग टाइप के वेक्टर्स आते हैं, कुछ डेफिनेशंस बताती हूँ आप लोगों को। पेपर के अंदर वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आएगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है या वेक्टर क्वांटिटी, इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी सिर्फ, या इनका एग्जाम्पल मांगा जाएगा। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, जैसे सबसे पहले आता है कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इक्वल वेक्टर जिस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर या जो भी वेक्टर्स हैं आपके, या 2 या 3 जितने भी वेक्टर दिए हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सेम है तो उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, मान लो 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, उनको इक्वल कब कहेंगे कि अगर उनकी डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो वेक्टर्स कौन से कहलाएंगे हमारे, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो क्या कहा, जिसके अंदर इक्वल डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, वो कौन से वेक्टर होंगे आपके, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, 2 या 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम चल रहा है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या कौन से होंगे, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन जिनकी क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे तो एक इधर जा रहा है तो मान लो दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, तो उनको हम कौन से वेक्टर्स कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होंगे, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन जिनकी क्या रहेगी, अपोजिट। जैसे ए ऐसे जा रहा है तो इसको शो कैसे करेंगे, ए, अगर इसको इसी डायरेक्शन में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट जो वेक्टर आता है वो कौन सा आता है हमारा, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर जैसे नाम से पता चल रहा है, को मतलब सेम, लीनियर एक ही। क्या कहा कि इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स जिनका क्या हो कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, कि जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो क्या रहेगा, इक्वल एंड अनइक्वल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो कौन से वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, इस तरह के जो वेक्टर्स रहेंगे, ये हो गया सी, वो कौन से होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को मतलब जैसे आपको बताया जो सेम हो, सेम, को का मतलब सेम। अब इनिशियल का मतलब क्या रहेगा कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनका सेम रहे। ठीक है, फोर्थ जो वेक्टर आता है वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को मतलब सेम, कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर्स का सेम रहे। जैसे 2 वेक्टर है ए और बी, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो एक वेक्टर यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा यहां से, तो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहे, सेम रहे, उनको हम कौन से वेक्टर्स बोलेंगे, हमारे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, एक आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी 0 रहे। ठीक है, और कोई भी डायरेक्शन ना हो, उस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस यूनिट के अंदर वो आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, कि अगर आप लोगों को 2 या 3 कोलिनियर वेक्टर्स दिए गए हैं उनको ऐड कैसे करेंगे। कोलिनियर वेक्टर अभी बताया, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी होगा, मतलब इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, जिनका डायरेक्शन सेम रहे, उन 2 वेक्टर्स हैं या 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको कैसे ऐड करेंगे। जैसे 2 वेक्टर है हमारे पास, ये ए है, ये मान लिया क्या है बी। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो क्या करेंगे कि इसका हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, इस तरह से ऐड कर दिया। तो जो ये रिजल्टेंट जो निकला हमारा, इसको हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर। तो आर कैसे होगा कि ए प्लस बी, ठीक है। ये कौन से वेक्टर्स हो गए हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कि कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे कि एक का हेड है वो दूसरे की टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। सेकेंड जो आता है आप लोगों के पास, वो आता है एडिशन ऑफ 2 एंटी कोलिनियर। एंटी कोलिनियर जैसे इसका अपोजिट कर दो, हमने लिया जैसे एक वेक्टर ए, दूसरा लिया मान लो हमने बी। एंटी का मतलब अब क्या हुआ कि जिसकी डायरेक्शन क्या है वो क्या है, अपोजिट चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, अब हमें करना क्या होता है कि एक का हेड है वो दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो अब ये कैसे ऐड होंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हेड को टेल के साथ कनेक्ट करना है, तो ये इस तरह से होगा, बट ये क्या आएगा, माइनस बी। डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना उसकी, तो जो आर वेक्टर आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, ए माइनस, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पर, जब 2 वेक्टर्स क्या हो, एंटी कोलिनियर वेक्टर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, एडिशन का ही पार्ट है ये भी। यहां से इनकी डेफिनेशन आती है, तो उनको थोड़ा सा ढंग से कर लेना आप लोग। 2 आते हैं, एक तो आता है ट्रायंगल लॉ, एक आता है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और एक आता है ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ये दोनों की डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर, या तो ट्रायंगल लॉ आता है या पैरेललोग्राम लॉ आता है। ये पेपर के अंदर 2 नंबर में भी डाल दिया जाता है या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी ऐड कर दिया जाता है। आता क्या है, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर है, जैसे जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे इस तरह से है 2 वेक्टर, ये मान लिया ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अब क्या कहेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो आएगी इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ कि अगर 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब क्या होगा कि अगर इनको हम एक साथ कनेक्ट करें दोनों को, तो इन दोनों के जो रिजल्ट से जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, ठीक है। और उसको हम कैसे लिखेंगे कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कहता है तुम्हारा क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल की बात करी हमने, ठीक है। यहाँ हम क्या कहेंगे कि पैरेललोग्राम। अभी क्या कहा कि 2 अगर
वेक्टर्स है हमारे पास, वो क्या है, मान लो दो एडजेसेंट साइड्स है किसकी, पैरेललोग्राम की। एडजेसेंट साइड्स कौन सी, कि जो एक दूसरे से सटी हुई है, जैसे इस तरह से ये दो साइड्स है, मान लो किसी भी, वो मान लिया क्या है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स है, इस तरह से है दो वेक्टर हमारे पास, ठीक है। मान लिया इनके बीच का एंगल है कोई भी। अब क्या कहा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का हम इन दोनों को ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या होगा, कि जो इसका डायगोनल होगा, ठीक है, वो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। ये जो डायगोनल होगा इसका, वो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये मान लो थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी, अगर वो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ जिनकी टेल मैच है, जिस तरह से ये दो वेक्टर्स हो गए हैं, ठीक है, तो इनकी जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इनके रिजल्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों की डेफिनेशंस, ठीक है, जो स्टेटमेंट दी हुई है आपकी वो, जो भी मैंने बताई आप लोगों को वो, और इनका ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। पेपर के अंदर यहाँ से ही आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ट्रायंगल लॉ पूछा जाता है या पैरेललोग्राम लॉ पूछा जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स थी, कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक हैं इसके अंदर, एक आधा ही टॉपिक है वो आगे करेंगे हम। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, ये ढंग से कर लेना, क्योंकि ज्यादातर छोटे नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, 2-2 नंबर की या 4-4 नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप लोग इसे अच्छे से कर लें, जो डेफिनेशन जो भी बताई गई है उनको ढंग से कर लेना। ओके, थैंक यू।